हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 बायोलॉजी आपका दूसरा चैप्टर चल रहा है, जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक, तो जीव जगत के वर्गीकरण में हमने अभी तक आपको पढ़ाया था कि किन किन वैज्ञानिकों ने जीव जगत के वर्गीकरण संबंधी स्टेप्स दिए या वर्गीकरण संबंधी विधियां दी। तो सबसे पहले दी थी अरस्तु ने। अरस्तु ने जीवों को दो ही वर्गों में बांटा था। इसके बाद जो कैरोलस लिनियस थे, इन्होंने द्वि जगत प्रणाली दी थी, पद्धति दी थी जीवों को बांटने की, तो वो भी फ्लॉप हो गई थी। कुछ समय तक उसको फॉलो किया लोगों ने या जो जीव विज्ञानी थे, लेकिन उसके बाद उसमें बहुत सी अनियमितताएं देखने को मिली और उसको कम पसंद करने लगे। इसके बाद वैज्ञानिक आए आर.एच. व्हिस्टेकर। आर.एच. व्हिस्टेकर ने 5 जगत प्रणाली दी कि जीवों को उन्होंने 5 जगत में रखा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु जगत, 5 जगत में रखा। तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया था कि आर.एच. व्हिस्टेकर ने जीवों को 5 जगत में रखा। ठीक, और इसकी एक हमने आपको टेबल भी बता दी थी। एक दूसरी टेबल बताना रह गई थी, इसकी दूसरी टेबल नहीं बता पाए थे, तो इस वीडियो में हम दूसरी टेबल से चर्चा करेंगे। मतलब या तो पहली वाली टेबल बना दो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। मतलब पहली टेबल हमने आपको ये बता दी थी कि किस किस के आधार पर, किस स्ट्रक्चर को या किस संरचना के आधार पर इन सभी जगत में जंतुओं को रखा। अब एक टेबल और थी नेक्स्ट आगे, वो आपको बतानी है। तो दो में से आप कोई भी टेबल लिख सकते हो या याद कर सकते हो, जो आपको सिंपल लगे। लिखवाएंगे तो हम दोनों में से जो आपको सिंपल लगे तो आप वही लिखना, वही देख लेना। ठीक, ऊपर हेडिंग डालेंगे जीव जगत। हेडिंग डाल ली हमने, क्या, जीव जगत। अब जीव जगत में सबसे पहले आर.एच. व्हिस्टेकर की पहली हमने प्रणाली बताई थी। पहला डायग्राम था जीव जगत में कोश की संरचना के आधार पर उसने वर्गीकरण किया था। कोश की संरचना मतलब कोशिका की संरचना कैसी होती है, यूकैरियोटिक कोश की संरचना होती है कि प्रोकैरियोटिक कोश की संरचना होती है। ठीक, तो पहला जो उसने लक्षण लिया था कोश की संरचना के आधार पर, कोश की संरचना कि जीवों में देखो दो ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली वाली यूकैरियोटिक, नहीं प्रोकैरियोटिक। पहला लिखेंगे प्रोकैरियोटिक, दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। मतलब जो 1.7 से 1.8 मिलियन जीव पाए जाते हैं, जो 1.7 से 1.8 मिलियन जीव पाए जाते हैं, इनमें से कोश की संरचना के आधार पर, इतने में से सभी जीवों में से कोश की संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा, एक तो यूकैरियोटिक, दूसरा प्रोकैरियोटिक। तो जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, इतने जीव जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। बहुत ही कम ऐसे जीव होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है।
ठीक, बाकी सभी में क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तो जितने जीव जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उसको उसने क्या में रखा, मोनेरा जगत में। जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उनको सभी को काय में रख दिया, मोनेरा जगत में। अब इससे कुछ कम हो गए, मतलब जितने जीव 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन जीव में से जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उनको सभी काय में रख दिया, मोनेरा जगत में रख दिया। अब इनमें से उसने कुछ जीव छांट लिए, 1.7 1.8 मिलियन जीवों में से देखो पृथ्वी पर टोटल लगभग इतने जीव पाए जाते, इसमें से उसने कुछ जीव छांट लिए और रख दिए मोनेरा जगत में। काय के आधार पर, प्रोकैरियोटिक कोशिका के आधार पर। अब बाकी बचे कितने, बाकी जितने बचे सब काय वाले बचे, यूकैरियोटिक कोशिका वाले बचे। जितने भी जीव बचे सभी में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, तो सभी को दूसरे जगत में रख देते। जितने बचे हैं इनको एक अलग जगत बना देते, सभी को दूसरी जगत में रख देते। लेकिन फिर भी उन जीवों में बहुत सी विभिन्नताएं पाई जाती। कोश की संरचना के अलावा भी जितने भी जीव बचे हैं सभी में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती थी। अभी भी उनको अलग अलग करना बहुत जरूरी था। ठीक, तो जितने भी प्रोकैरियोट, अब आप कंफ्यूज मत होना यूकैरियोटिक कोशिका की प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। ठीक, हाई स्कूल के नोट में देख लेना, जो नोट हमने बनवाए थे, चलो हाई स्कूल वाले तो नहीं थे उसमें, 9th में हमने बताया था, 9th में इसका पूरा चैप्टर है। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो इसके आगे जो टॉपिक होगा हम बताएंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। अगर आपको समझना है तो हम अभी शॉर्ट में बताएं दे रहे हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका बिल्कुल सिंपल सी कोशिका होती है। जैसे आपने पादप कोशिका के बारे में तो पढ़ाई होगा 9th में, पादप कोशिका और जो जंतु कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है बिल्कुल सिंपल होती है, उसमें ज़्यादा अंगक नहीं पाए जाते। और मेन चीज, मेन डिफरेंस क्या होता है, जो केंद्रक होता है, केंद्रक आवरण नहीं होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक आवरण नहीं होता, तो केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन के धागे पड़े रहते हैं। वो क्रोमेटिन के धागे पूरे बिखरे हुए रहते हैं, पूरी कोशिका में जाल से बिखरे हुए रहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक में आवरण होता है, केंद्रक के अंदर ही क्रोमेटिन के धागे होते हैं, पूरी कोशिका में बिखरे नहीं होते। पहला अंतर तो ये हो गया। और दूसरा अंतर ये हो गया कि यूकैरियोटिक कोशिका में गाल्जिकाएं पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज पाए जाते हैं, ये अंगक पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये अंगक नहीं पाए जाते। सिंपल साधारण कोशिका होती है, ज़्यादा अंगक नहीं पाए जाते, और इसमें क्रोमेटिन जो गुणसूत्र होते हैं वो फैले हुए रहते हैं। ठीक, तो इतना आपको समझ लेना है। तो जितने में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती उनको काय में रख दिया, मोनेरा जगत में। अब बचे क्या, यूकैरियोटिक कोशिका वाली जीव, जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब इनका भी उन्होंने अध्ययन किया, काय के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर। काय के आधार पर इनका अध्ययन किया, शारीरिक संरचना के आधार पर। तो इधर लिख देंगे, एक मिनट, शारीरिक संरचना कि उनके शरीर की बनावट कैसी, शारीरिक संरचना कैसी है, वो एक कोश की है कि बहुकोश की है। अब शारीरिक संरचना के आधार पर उन्होंने दूसरा लक्षण, पहला लक्षण क्या लिया, पहला लक्षण लिया कोशिका के आधार पर। ठीक, कोश की संरचना के आधार पर, ये पहला लक्षण। दूसरा लक्षण लिया उनकी शारीरिक संरचना, मतलब उनकी शारीरिक संरचना कैसी है, वो एक कोश की जीव है कि बहुकोश की जीव है। तो शारीरिक संरचना के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एक कोश की, दूसरा होता है बहुकोश की।
ठीक, उन्होंने दूसरा लक्षण लिया शारीरिक संरचना के आधार पर, और पहला लक्षण जो शारीरिक संरचना के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो एक कोश की, दूसरा बहुकोश की। तो जितने भी एक कोश की जीव होते हैं, एक कोश की जीव क्या कहलाते हैं? जिनका पूरा जीवन चक्र, पूरा लाइफ साइकिल एक ही कोशिका में हो जाता है, वो एक कोश की होते हैं। और बहुत सी कोश बहुकोश की क्या कहलाते? जिनका शरीर बहुत सी कोशिकाओं से बना होता है, उनका जीवन चक्र बहुत सी कोशिकाओं से होकर पूर्ण होता है। जैसे हम इंसान, जानवर हो गए, या सीधी सीधी बात मान लो, जो हमें आंखों से, नग्न आंखों से दिखाई दे जाते हैं, वो सभी एक कोश, वो बहुकोश की होते हैं। और जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, वो सभी एक कोश की होते हैं। क्योंकि दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि एक ही कोशिका से बने। हमारा शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जब लाखों करोड़ों कोशिकाएं मिल जाएंगी तो आकार बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जब एक ही कोशिका होगी तो वो हमको दिखाई नहीं देगी। ठीक, जैसे हमारा शरीर है, हाथ पैर है, ये करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, इसलिए बड़ा होता है। और एक कोशिका, जैसे मान के चलो कोई बिंदु है, ये बिंदु मान लिया हमने, ये एक कोशिका है। अब ऐसे ही हम लाखों करोड़ों कोशिका मिला दें इसी में, तो ये बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये बहुकोश की बन जाएगा। और एक कोश की होता है, वो हमको दिखाई नहीं देता। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी एक कोश की जीव होते हैं, इतने में से कुछ तो अलग हो गए, कुछ को मौलिक जगत में रख दिया। अब बचे जितने हैं, कोश की शारीरिक संरचना के आधार पर उनको दो भागों में बांट के जितने भी एक कोश की जीव होते, उन्होंने उनको काय में रख दिया? प्रोटिस्टा में। ठीक, दूसरा जगह तो उन्होंने बनाया प्रोटिस्टा। और जितने भी इसके अलावा, इनको अलग करने के बाद जितने भी जीव बचे एक कोश की, उनको सब निकाय में रख दिया प्रोटिस्टा जगत में। अब इनमें जो 1.7 से 1.8 मिलियन जीव थे, उनकी संख्या क्या और कम हो गई, क्योंकि दो प्रकार के जीवों को उसने अलग अलग रख दिया। अब बचे 3 प्रकार के जीव। अब तीनों को एक अलग ग्रुप बनाकर तीनों को साथ में रख देते, लेकिन फिर भी उसमें कुछ भिन्नताएं पाई जाती। जो 3 प्रकार के जीव बचे हैं, फिर भी इनमें क्या कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक, अब बचे बहुकोश की जीव। 2 प्रकार के जीवों को अलग कर दिया, अब कुछ जीव बचे जो बहुकोश की हैं, फिर भी उनमें बहुत सी भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक, अब बहुकोश की जीव बचे हैं, तो अब उन्होंने नेक्स्ट टॉपिक लिया पोषण के आधार पर। पोषण के आधार पर। अब पोषण के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान देना। पोषण के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वपोषी होते हैं और दूसरा होता है परपोषी। पोषण के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, एक होती है स्वपोषी, दूसरा होता है परपोषी। ये जो डायग्राम आपको इसमें समझ नहीं आएगा, हम उसको लिखने का मैटर आपको डाल देंगे, तो आप उससे लिख लेना, इसमें सिर्फ आपको समझना है। अब बाकी 2 प्रकार के जीवों को अलग कर दिए, जितने बचे तो पोषण की विधि के आधार पर कि इनमें पोषण कैसे होता है, जितने भी बचे हैं जीव, उनमें पोषण की विधि के आधार पर। तो पोषण की विधि के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्वपोषी जीव, दूसरा होता है परपोषी जीव। तो स्वपोषी कौन से जीव होते हैं? सभी हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे क्या कहते हैं? स्वपोषी होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होते। जैसे हम किन पर आश्रित हैं? हम स्वपोषी जीवों पर ही आश्रित हैं। हम गेहूं चावल वगैरह खाते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं, तो पौधे स्वपोषी होते हैं, हम उन्हीं पर आधारित हैं। या मांस खाते हैं तो हम दूसरे जीवों पर आधारित हैं। हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते कि कहीं जमीन में ले खड़े हो गए और हमने अपना भोजन बना लिया, बस खा लिया, ऐसा नहीं करते हम परपोषी जीव हैं, मतलब दूसरे के भोजन पर आधारित रहते हैं। तो स्वपोषी क्या होते हैं? पेड़ पौधे। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं सबको उसने काय में रख दिया? पादप जगत में। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सभी को उसने पादप जगत में रख दिया। अब जितने भी पादप जगत में रख दिए उसने, तो फिर भी कुछ जीव बचे, मतलब 3 प्रकार के जीवों को अलग कर दिया।
ठीक। लेकिन फिर भी कुछ जीव बचे हैं जिनमें दो प्रकार के जीव बचे, अब इनमें भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। अब किस आधार पर भिन्नताएं पाई जाती हैं? अब बचे परपोषी, अब परपोषी जब बचे तो इनका, एक मिनट रुकना, आप भोजन ग्रहण करने के आधार पर, भोजन ग्रहण करने के आधार पर, अब जी दो प्रकार के जो जीव बचे हैं इनको हमने भोजन ग्रहण करने के आधार पर ये लक्षण लिया। अब भोजन ग्रहण देखो दो प्रकार के, एक तो अवशोषण करके करते हैं। अब दो प्रकार के जीव बचे, एक जीव करते हैं अवशोषण करके, अवशोषण करके, और दूसरा बचा अंतर्ग्रहण करके। अवशोषण करने वाले जीव जो भोजन को अवशोषित करते हैं, जैसे कवक वगैरह हो गया, फंजाई हो गया, ये क्या करते हैं? भोजन को अवशोषित करते हैं। ये भोजन के जो भोजन करते हैं उसको चूसते हैं अपने शरीर की सतह से। तो इनको रख दिया उन्होंने कवक जगत में। और जो भोजन को अंतर्ग्रहण करते, मतलब खाते हैं, पचाते हैं और उनका वही क्षेपण करते हैं, उनको काय में रख दिया? जंतु जगत में। अब इस प्रकार उन्होंने सभी जीवों का वर्गीकरण कर दिया विभिन्न प्रकार के लक्षणों को लेकर। जो अवशोषित करते हैं भोजन को, उसको उन्होंने कवक जगत में रख दिया, और जो भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, मतलब पहले चबाते हैं, खाते हैं, फिर उसका पाचन करते हैं, पचे हुए पोषक पदार्थों को खींच लेते हैं, बाकी जो अवशेष बचता है उसको वही क्षेपित करते हैं, मतलब शरीर से बाहर निकालते हैं। ये सभी प्रोसेस होती है, उनको उन्होंने जंतु जगत में रख दिया, क्योंकि जंतु जगत में ये सभी प्रोसेस होती हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने जंतु जगत का वर्गीकरण किया था। ठीक। अब जो लक्षण लिए थे उनको, लक्षणों को ध्यान से पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे। कि जो 5 जगत प्रणाली थी, आर.एच. विस्टेकर ने 5 जगत प्रणाली दी थी, उनमें कौन कौन से मुख्य लक्षण लिए गए थे, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। पांच जगत वर्गीकरण के मूल लक्षण। ठीक। जो 5 जगत प्रणाली दी थी आर.एच. विस्टेकर ने, उस प्रणाली के मूल लक्षण क्या क्या थे, मूल लक्षण किन किन लक्षणों को लिया था। ठीक। तो पहला लक्षण हमने बताया था, पहला लक्षण हमने बताया था आपको, कोशिका की जटिलता के आधार पर। ठीक। कोशिका की जटिलता के आधार पर, मतलब कोशिका संरचना की जटिलता। पहला लक्षण लिया था कोशिका संरचना की जटिलता, मतलब कोशिका काय की होती है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका क्या होती है। देखो, कोशिका किसी भी जीव की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोशिका क्या होती है। किसी भी जीव की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक। क्रियात्मक एवं संरचनात्मक, मतलब जो समस्त क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं कोशिका में ही शुरू होती हैं।
और संरचनात्मक का मतलब होता है इन कोशिकाओं से ही उस जीव का शरीर का निर्धारण होता है, मतलब शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है, बनावट होती है, कोशिकाओं के आधार पर ही होती है। इसलिए कोशिका को किसी भी जीव की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई माना गया है। ठीक। अब जब कोश की संरचना की जटिलता के आधार पर वर्गीकरण किया तो जटिलता कैसी होती है? देखो, कोश का दो प्रकार की होती है, आपने 9th में पढ़ी होगी। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल है पादप कोशिका या जंतु कोशिका। 9th में आपने पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में पढ़ा होगा। तो जो जंतु कोशिका या पादप कोशिका होती है वो क्या होती है? यूकैरियोटिक कोशिका होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? एक केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन के धागे पड़े रहते हैं ऐसे लिपटे हुए। ठीक। माइटोकॉन्ड्रियाज भी होते हैं, यहीं पर पड़े रहते हैं। हरित लवक भी होते हैं। ठीक, ये है माइटोकॉन्ड्रियाज, ये हरित लवक। गाल्जी बॉडीज भी पड़ी होती हैं। मतलब सभी अंग क्या है? व्यवस्थित रूप से रहते हैं। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जितने भी अंगक होते हैं सभी व्यवस्थित रूप में होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं, और क्रोमेटिन की जाल केंद्रक के अंदर ही फैले रहते हैं, पूरी कोशिका में नहीं फैले रहते। और यदि हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका की, इसमें एक फ्लैजिला होता है पूंछ के आकार का, और जो क्रोमेटिन के धागे होते हैं वो बिना आवरण के पड़े रहते हैं, ऐसे सिंपल सी संरचना होती है। ठीक। और कुछ नहीं पाया जाता है, और इस पे कोश का द्रव्य पाया जाता है, क्रोमेटिन के गुण मतलब गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक फ्लैजिला होता है जो इस कोशिका को गति प्रदान करता है। तो सिंपल सा डायग्राम होता है, इसमें कोई अंगक नहीं पाए जाते, ना माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते, ना गोल्जी बॉडी पाए जाते, लाइसोसोम भी नहीं पाए जाते हैं, और हरित लवक भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक। तो ये साधारण कोशिका होती है, इसी को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जो जटिल कोशिका होती है वो होती है यूकैरियोटिक कोशिका। ये सभी हरे पौधों में और इंसानों में जंतु कोशिका पाई जाती है। देखो, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मेन अंतर यही होता है कि जंतु कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, वो पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, और जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते। यदि जंतु कोशिका में हरित लवक पाए जाते तो हमारे अंदर भी हरित लवक पाए जाते, तो हमको क्या करना पड़ता? प्रकाश संश्लेषण करना पड़ता, और हमको धूप में खड़ा होना पड़ता। जब धूप में खड़े होते तो हम चार्ज हो जाते, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस होती, तो हमको अपना भोजन, फिर हम सोपोसी कहलाने लगते। लेकिन जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अगर अंतर आ जाए तो मेन अंतर यही होता है कि पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते और जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते। ठीक। तो पहला तो हमने ये पढ़ लिया कि कोश की संरचना की जटिलता के आधार पर कैसे बांटा गया है, किस प्रकार से कोशिका की संरचना की जटिल, ये दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से जटिल होती हैं। तो ये सिंपल होती है। देखो, प्रोकैरियोटिक का मतलब ही होता है, प्रो माने होता है प्राचीन, प्रो मीन्स क्या होता है? प्राचीन। कैरियोन्स मीन्स होता है केंद्रक। जो केंद्रक होता है इसमें प्राचीन जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक आवरण नहीं होता है। ठीक। तो ये एक प्राचीन कोशिका है जो नवीन कोशिका मतलब यूकैरियोटिक कोशिका से पहले थी, मतलब ये यूकैरियोटिक कोशिका से पुरानी कोशिका है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। ठीक। अब बात करते हैं शारीरिक संगठन। दूसरा लक्षण हमने लिया था शारीरिक संगठन। जो दूसरा लक्षण था वो लिया था हमने शारीरिक संगठन।
शारीरिक संगठन क्या होता है? जीव कहता है एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है, ये होता है शारीरिक संगठन। मतलब उसके कोशिकाओं में किस प्रकार का संगठन है, एक ही कोशिका है कि बहुत सी कोशिकाएं हैं। तो देखो शारीरिक संगठन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं जी, एक तो एक कोशिकीय, दूसरा बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय क्या होते हैं? जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, इसमें मानव कर दो, कुत्ता कर दो, बिल्ली कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम क्या है? हमको दिखाई नहीं देते, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक। तो शारीरिक संगठन क्या होता है कि उसका शरीर कैसे बना है, एक ही कोशिका से बना है कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ये होता है शारीरिक संगठन। अब पोषण विधि क्या है? तीसरा लक्षण लिया था पोषण विधि। पोषण विधि क्या होती है? पोषण विधि होती है कि वो अपना भोजन स्वयं करते हैं या दूसरों से करते हैं। तो पोषण विधि के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वपोषी जीव, दूसरा होता है परपोषी जीव। स्वपोषी जीव होते हैं पादप, तो पादप को उन्होंने पादप जगत में रख दिया। बाकी परपोषी जीव होता है। परपोषी क्या होता है? जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करता है। एक होता है परजीवी। देखो परपोषी और परजीवी में अंतर होता है, ठीक। परपोषी क्या होता है? जो दूसरे से लिए गए भोजन को खा के अपना जीवन यापन करता है। और परजीवी क्या होता है कि उसी के ऊपर रहता है और उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है और उसी में अपना पूरा जीवन चक्र लाइफ साइकिल व्यतीत करता है, वो परजीवी होता है। मतलब उसी के ऊपर जीवित रहता है। जैसे जू हो गया, जू को हम परजीवी कहेंगे, परपोषी नहीं कहेंगे, ठीक। परपोषी तो है लेकिन इसके परजीवी कहेंगे इसको, क्योंकि वो अपना पूरा जीवन चक्र हमारे बालों में ही व्यतीत करता है, रहता वहीं पर हमारे ऊपर। एस्केरस मनुष्य की आंत में पाया जाता है, एक कृमि होता है जो मनुष्य की आंत में ही पाया जाता है और वहीं पर अपने जीवन चक्र पूर्ण करता है, तो वो भी परजीवी हुआ, ठीक। तो परपोषी और परजीवी में अंतर होता है, ठीक। तो जो स्वपोषी होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको पादप जगत में रख दिया। अब तीसरा लक्षण लिया था उसने भोजन ग्रहण करने के आधार पर। चौथा भोजन ग्रहण करने के आधार पर। तो भोजन ग्रहण करने दो आधार होते हैं भोजन ग्रहण के, एक तो अवशोषण द्वारा, दूसरा अंतर्ग्रहण द्वारा। तो जो जीव भोजन को अवशोषित करते हैं, चूसते हैं अपने शरीर की सतह से, उनको कवक जगत में रख दिया। तो जो अंतर्ग्रहण करते हैं मतलब भोजन को खाते पचाते वगैरह हैं, उनको जंतु जगत में रख दिया। तो इतने ही लक्षण लिए थे। 2-3 वीडियो से हम आपको बार बार यही बता रहे हैं, ठीक। तो इनको ध्यान में रखना, ठीक। तो इतने मूल लक्षण लिए थे आर.एच. वेस्टेकर ने 5 जगत प्रणाली में, या उसको वर्गीकृत कर, सभी जीवों को वर्गीकृत करने में उन्होंने मूल 4 लक्षण लिए थे और सभी जीवों को वर्गीकृत मतलब अलग अलग कर दिया था। और तभी से लेकर आज तक हम इसी प्रणाली को फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक। और ये सबसे आधुनिक, देखो पुरानी जरूर है, बहुत पहले उन्होंने दे दी थी, लेकिन आज तक हम उसी को फॉलो करते हैं क्योंकि वो 100% ट्रू है और सही है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आज आपको वीडियो में बता दिया। अब इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक। धन्यवाद।